इजराइल ने 40-45 हज़ार लोगों का हत्या किया, जिसमें से अधिकांश औरतें और बच्चे थे। ये आतंकवाद नहीं है। 2000 साल से रह रहे हैं, आपके दादे परदादे सब वहाँ के हैं। आपको ये कहते हैं कि ये आपका घर नहीं है, ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये तो हमारी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये तो हमारा घर था। मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू एक अच्छा मौका उसको देखा कि अमेरिका उनका विरोध नहीं कर सकता। नेतन्याहू की अंदरूनी दिक्कतें भी हैं। लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसका कोई जुडिशल प्रोसेस चल रहा है, वो उसको लपेट लेगा। ये भी ध्यान में रखें कि जब कश्मीर का मसला आया था तो क्या उन्होंने हमें समर्थन दिया था? मुसलमानों का उम्मा है, एक दूसरे के साथ वो जुड़ के रहते हैं। हिंदुओं का नहीं है। कोई भी आए मार के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये शिया यहूदी संघर्ष ज्यादा हो गया है क्या? सुन्नी इसमें थोड़ा दूर ही है। प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू से बातचीत की थी। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लड़ाई फैलनी नहीं चाहिए, बंदी हैं उनको वापस आना चाहिए, ऐसे वैसे गोल मटोल बातें हम कर रहे हैं। अब नेतन्याहू जब न्यूयॉर्क गए थे अभी यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने एक अपना नक्शा दिखाया था। हाँ, जिसमें सारे जो से पड़ोसी मुल्क हैं इसराइल के हैं। ये क्या मतलब? क्या इसराइल ऐसी उनकी अगर भावनाएं हैं तो वे सुख शांति में रह सकते हैं? वॉर भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। मतलब वॉर ये नहीं कि बात बिगड़ गई लड़ लिए, कुछ तो होगा ना, कहीं पहुंचना है। वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। तो उनको अब दिखाना है कि उनकी आइडेंटिटी एज ए नेशन स्टेट क्या है। तो उसमें पहली बात तो है दिखाना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान नहीं है। मतलब पहली बार दुनिया में अचानक से ऐसा दिखने लगा है कि कोई शांति चाह नहीं रहा। अगर इजराइल समझता है कि ईरान को ख़त्म कर देंगे तो ये गलत फहमी है। ईरान इजराइल अब आमने सामने अगर आने ही है तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कौन जीतेगा, किसमें सैन्य ताकत ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट से बुरी खबरें आ रही थीं और सबकी नज़र लगी हुई थी कि किस तरह से ये घटनाएं नया मोड़ लेंगी। इस हफ्ते ऐसा हुआ। ईरान सीधे तौर पर यदि आप कहें तो इजराइल पर उसने मिसाइलें दागी, तो एक तरह से वो एंटर हो गया है अब इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधे तौर पर। इससे पहले हिजबुल्लाह के पीछे रहकर वो जो कुछ कर रहा था वो किसी से छिपा नहीं है। इजराइल ने पेजर अटैक किए, नसरुल्लाह के साथ जो हुआ, जो लगातार चीज़ें होती नहीं वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट छिपा नहीं है, सबके पास सवाल हैं, सब परेशान हैं और लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि क्या भारत पर इसका कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि यूएस ने भी साफ साफ कहा है कि यदि ईरान ने इजराइल के साथ कुछ भी ज़्यादा गंभीर करने की कोशिश की तो उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। इस बीच रूस की तरफ भी देखा जा रहा है, तो नए नए समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ राजीव सीकरी हैं। स्ट्रेटिक कनेंड्रम्स ये किताब है उनकी, पेंगुइन से आई है और एक लंबा चौड़ा 36 साल का करियर आपका रहा है। भारतीय विदेश सेवा में आप डिप्लोमेट रहे हैं। 2006 में विदेश मंत्रालय में सचिव पद से आप रिटायर हुए थे। इसके अलावा इतना लंबा चौड़ा आपका प्रोफाइल है, मैं पढ़ रहा था, बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपका, इसी का लाभ मिलेगा हमें। आपने पूर्वी एशिया, आसियान, प्रशांत क्षेत्र में अरब, इजराइल, ईरान, मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों की जिम्मेदारियां संभाली हैं और इसके पहले आप आर्थिक संबंधों के लिए विशेष सचिव भी थे। भारत के बाहरी तकनीकी और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के साथ साथ विदेशी आर्थिक संबंधों की देखरेख करते थे। कजाकिस्तान में आप भारत के राजदूत भी रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप से जुड़े विभागों के प्रमुख रहे और दूसरे डिप्लोमेटिक कामों का जिक्र इसमें लिखा है, जिसमें आपने मॉस्को में राजनीतिक सलाहकार के तौर पर सेवा दी और न्यूयॉर्क में डिप्टी काउंसिल जनरल थे और कमर्शियल काउंसिल थे। काठमांडू में भी थे आप पॉलिटिकल फर्स्ट सेक्रेटरी। 36 साल का इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है आपका सर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हम जब कभी कोई संकट दुनिया में आता है और कुछ हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग है, लोग जानना चाहेंगे, तो हम आप जैसे वरिष्ठ डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं। आप आते हैं, समय देते हैं, हम कृतार्थ हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मुझे खुशी है कि आपके दर्शकों और सुनने वालों के साथ अपनी जो विचार हैं उनसे बांट। मैं किताब पर तो आऊँगा, हाँ जी, क्योंकि किताब में बहुत कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो भारत के लिहाज से जाननी समझनी ज़रूरी हैं। पिछले कुछ सालों में, मतलब लगभग एक दशक में ऐसा तो हुआ ही है कि हिंदुस्तान में एक नई तरह की जागरूकता आई है। हम अपने देश के विदेशों से कैसे संबंध है, दूसरे देशों से कैसे रिलेशंस हैं, इस पर बहुत ध्यान देने लगे हैं। और चूंकि एक बड़ी संख्या हमारे यहाँ मुस्लिमों की भी है, अभी हमने देखा कि जब हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरुल्लाह,
वो मारे गए तो कश्मीर में भी उसकी आवाज़ हमें सुनाई दी, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए। तो लोग ये समझना जानना चाहते हैं कि क्या कनेक्शन है, वहाँ कुछ होता है, यहाँ हलचल क्यों दिखाई देती है? देखिए, जहाँ तक ये शिया समुदाय का बात है, इसमें ईरान तो उनका प्रमुख माना जाता है, क्योंकि शिया की जौन सी तीर्थ स्थान हैं वो ईरान में है, नजफ़, करबला या इराक़ में भी हैं। तो और सबसे ज़्यादा शिया आबादी ईरान में है, इराक़ में भी है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं जहाँ है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसे अत्याचार हों या लोग समझें कि अत्याचार हो रहे हैं, तो ये भावनाएं होती हैं कि हम प्रदर्शन करें। इसलिए जैसे आपने कहा, जम्मू कश्मीर में जहाँ की शिया का समुदाय काफ़ी है, और लखनऊ में ऐसे प्रदर्शन हुए। तो इस तरह ये जो भी दुनिया में होता है उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ता है। और जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जैसे हम विश्व में एक अहम भूमिका अदा करते हैं, तो हम दुनिया की घटनाओं से दूर नहीं रह सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारी जनता को समझना चाहिए, और इच्छुक भी है कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा। अब इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि ईरान की तरफ से तकरीबन 180 मिसाइलें तेल अवीव की तरफ दागी गईं। अब दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। किसी का कहना है कि आयरन डोम ने काम किया, किसी का कहना है काम नहीं किया, देखिए हमने भेद कर दिखा दिया। सही स्थिति पता नहीं है, और अभी आने वाले कुछ हफ्तों में अनफोल्ड होगा भी। लेकिन इनिशियली जब ये सब हो रहा है, तो मैं आपसे अगर पूछूं, भारत पर इसका अब क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि लग रहा है कि ईरान अब डायरेक्ट आ गया है। हाँ, देखिए, कई महीनों से लग रहा था कि शायद ये जौन सी लड़ाई गाज़ा से शुरू हुई भड़क के पूरे इलाके को ना समेट ले, और वो दुर्भाग्यवश ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि ईरान अपने आप को समझता है कि फ़िलिस्तीनी लोगों की संरक्षण के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आगे है। बाकी अरब देश जौन से हैं वो उन्होंने तो समझौता कर लिया है इज़राइल के साथ। कईयों ने औपचारिक रूप से किया, कईयों ने नहीं किया है। पर ईरान एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है जो कि धर्म के आधार पर चलती है, उनके जौन से आयतुल्ला वगैरह। तो वो मुस्लिम समुदाय की जौन से नेतागिरी में लगे हुए हैं, और वो समझते हैं कि इज़राइल सबसे बड़ा ख़तरा है मुसलमानों के लिए। इसमें ये ना भूलें कि जब सत्ता पलट हुआ ईरान में 1979 में 79 में, तो उससे पहले इज़राइल और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो क्योंकि दोनों अमेरिका के एलाई थे, दोनों की दोस्ती बढ़िया थी, सब तीनों बढ़िया बैठते थे। तो अब जौन सा है ये हो गया है। इज़राइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उनका प्रभुत्व रहे, कि वो, और इसमें बाकी अरब देशों को तो उन्होंने या तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या उनको दबा दिया है। एक ईरान रह गया है, और लेबनान भी। लेबनान तो छोटा मोटा है। तो ये जौन से लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसका समर्थन ईरान कर रहा है। बिल्कुल। हमास का भी समर्थन ईरान कर रहा है। उधर यमन में हुथी जौन से हैं, उनका भी समर्थन ईरान कर रहा है। तो इनके पीछे जौन से हाथ ईरान का है। ये प्रॉक्सीज हैं जिनके ज़रिए ये अपना काम कर रहे हैं। तो जब ये अब नसरुल्लाह को मारा गया, तो ईरान के लिए काफ़ी बड़ा ये धक्का लगा। और पिछली बार भी जब वो बेरूत में हुई थी बॉम्बिंग, तो ईरान ने दिखावे के लिए थोड़े एक आध कुछ मिसाइल
वहाँ छोड़े थे, पर बता भी दिया था अमेरिका को कि हम कर रहे हैं ताकि मामला भड़के ना। अब ये जौन सा हुआ है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो इज़राइल ने लिया है, और ईरान अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ उनको करना है, नहीं तो कहेंगे ये तो फोके हैं, पापड़ी पहलवान हैं। सो इसलिए ईरान कुछ कर रहा है, और लगता है अभी तो एक ही दिन हुआ है कि उन्होंने जौन से मिसाइल वहाँ चलाए हैं, कुछ नुकसान तो हुआ है, कहते हैं कि कोई हवाई अड्डों पर भी हुआ है, कुछ विमान भी जल गए हैं, पता नहीं क्या है असली स्थिति, क्योंकि इज़राइल तो कहेगा कि कुछ नहीं हुआ है, पर अगर सब लोग बंकर में बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो डर तो है ना। नहीं, खबर तो ये आई है कि मिसाइल के अलावा ज़मीन पर भी 2-3 लोग हमलावर थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, और उसमें कुछ लोग मारे गए हैं कल। तो अभी देखना है कि आगे क्या होगा। हमारे लिए ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि इस मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में हमारे काफ़ी गहरे हित हैं। सारा हमारा तेल वहाँ से आता है, हमारे 90 लाख हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, और अगर ईरान के जौन से अगर ईरान ये गल्फ़ और हॉर्मुज़ में जौन सा है वो रास्ता रोक देती है तो दुनिया में तेल की आपूर्ति कम हो जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाए। अगर ईरान कोई गल्फ़ में कोई हमला करती है, कोई बम फेंकती है, तो हमारे हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, कुछ अगर कोई मर जाए तो मुसीबत पड़ जाएगी। और कई जौन से हमारे राज्य हैं, जैसे केरल है जिसके रिश्ते गल्फ़ के साथ बहुत घनिष्ठ हैं, तो ये तो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, संकट हर तरह से होगा। संकट। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब आपने अभी कुछ चीज़ें बताई तो मेरे ख्याल में आया कि क्या ये यहूदी शिया संघर्ष ज़्यादा हो गया है, क्योंकि किसी ऐसे देश से तो कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल नहीं रही, जो आप कह रहे थे अभी कि लगभग सब समझौते पर हैं अब। तो ऐसे तो माना जाता है कि सऊदी अरब मुस्लिम देशों का नेता है, क्योंकि भाई 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थान मुसलमानों के वहीं हैं, इसके अलावा सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास, दुनिया के सबसे मजबूत देश के साथ दोस्ती है उनकी, सब उनकी बात मानते हैं, हर जगह दबदबा है उनका। लेकिन अभी ये जो कई महीनों संघर्ष चल रहा है, तो उसमें वो बहुत उस तरह खुलकर सामने आए नहीं जिस तरह फिर भी ईरान आ गया है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण हो गया है क्या कि जो ईरान सऊदी का संघर्ष चल रहा था प्रभुत्व को लेकर इस्लामिक राष्ट्रों पर, इस्लामिक दुनिया पर, उसमें ईरान एक कदम आगे आ गया है क्या अचानक से? और दूसरा ये भी कि ये शिया यहूदी संघर्ष ज़्यादा हो गया है क्या, सुन्नी इसमें थोड़ा दूर ही है क्या? देखिए, शिया और सुन्नी का जौन सा संघर्ष है ये काफ़ी, इनके जौन से दरार है काफ़ी गहरी है। और यहूदी जहाँ तक हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यहूदी वहाँ पहुँचे कैसे। वहाँ फ़िलिस्तीन था, हज़ारों साल से लोग रह रहे थे, फिर 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई, और जो वहाँ लोग रह रहे थे उनको खदेड़ा गया, वो कहते हैं नकबा। तो वो कहाँ गए? कोई इजिप्ट में गए, कोई यॉर्डन में गए, कोई लेबनान में गए, कोई सीरिया में गए, तो सारे वो बिखर गए। अब संकट का ये जौन सा शुरुआत तो वहाँ से होती है, क्योंकि आपके घर में आप कह रहे, आप उधर 2000 साल से रह रहे हैं, आपके दादे परदादे सब वहाँ के हैं, आपको ये कहते हैं कि ये आपका घर नहीं है, ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये तो हमारी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये तो हमारा घर था, यहूदी कहते हैं। तो असली जौन सा इसके रूट कॉज है वो ये है। हाँ, वो तो वही है। और जहाँ तक पश्चिम देशों का सवाल है, खासकर अमेरिका, वो इज़राइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो इज़राइल की स्थापना की थी। और सब जानते हैं कि अमेरिकी अंदरूनी मामलों में, अंदरूनी राजनीति में इज़राइल का बहुत ही असर है, बहुत ही इन्फ्लुएंस है। उस पर मैं अलग से सवाल करूंगा, उसमें आप विस्तार में जाइएगा, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं जो मैं कह रहा था। मैं पूछ रहा था कि ये जो संघर्ष है 1948 से,
तब तो ऐसा लगता था ना कि एक तरफ यहूदी खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या ऐसा नहीं लगने लगा है कि ये केवल यहूदी और शिया का संघर्ष ज़्यादा रह गया है, सुन्नी इससे बाहर हो गए हैं? नहीं, बाहर नहीं हुए। नहीं, बाहर तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो देश हैं जहाँ सुन्नी बहुल देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, सुन्नी जौन से नेता हैं इन देशों में, नेता हैं, वो उनके साथ नहीं है, जनता है, जनता साथ है। और जौन से नेता हैं उनको थोड़ा सा डर है कि अगर कोई डेमोक्रेसी सी हो जाए तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सब ये तानाशाही मुल्क है ना, कोई लोकतंत्र मुल्क तो है नहीं। तो ये थोड़ा सा है ये नुआंस। और जो अब आप कह रहे थे उस पर आता हूँ। ऐसा लगता है कई बार, मैं कुछ चीज़ें पढ़ और देख रहा था कि एक समय लगता था कि अमेरिका जो कह रहा है इजराइल वो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक वादा किया है कि हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कुछ पॉलिसी इस तरह की बनाई भी कि इजराइल सुरक्षित रहे। लेकिन बराक ओबामा के समय से थोड़ा सा मैंने देखा कि बराक ओबामा की स्थिति कमज़ोर थी और नेतन्याहू भी थोड़ा सा उन्हें आंखें दिखाते थे। इनफैक्ट जब बहुत अच्छे संबंध नहीं थे दोनों के बीच, तो भी नेतन्याहू ने संसद में जाके अमेरिकी एक भाषण भी दिया और कुछ ऐसी बातें कहीं जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए शायद नहीं कहनी चाहिए थी इजराइल के प्रधानमंत्री को। बहरहाल अब 12, 13, 15 साल हो अभी फिर गए हैं उन्होंने, फिर वही कहा यूएन में। तो वो तो पीछे हटते नहीं। अब ऐसा लग गया कि ये जो इजराइल को अगर मैं एक जिन्न समझूं जो अमेरिका की बोतल में था, वो बाहर आ गया है और अमेरिका भी उसे कुछ खास कंट्रोल करता नहीं है, कर नहीं पा रहा है। ऐसा ही है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका में इजराइल के पास पैसा है, कांग्रेसी जौन से उनके सदस्य हैं उनको खरीद सकते हैं, लॉबीज़ हैं, वॉल स्ट्रीट उनके हाथों में है। तो इजरायली लॉबी जौन सी है बहुत ही ताकतवर है। और कई राष्ट्रपति वहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं ये लड़ाई बंद कीजिए, युद्ध विराम होना चाहिए वगैरह वगैरह, पर साथ में अपना आर्म्स वगैरह देते रहते हैं, जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए लड़ाई के लिए वो देते रहते हैं अभी भी। तो कैसे रोकेंगे वो? तो एक तो करनी और कथनी में फ़र्क है। और अभी जब अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं राष्ट्रपति के, तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और ट्रंप तो और ज़्यादा सख्त लाइन पर चलने वाले हैं। ट्रंप ने तो अमेरिका का राजदूतावास जौन सा था टेल अवीव से जेरूसलम कर दिया। सब इजराइल के साथ ही हैं। और अभी मेरे ख्याल बाइडन ने एक वक्तव्य भी दिया है इसमें कहा कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ हैं। तो जब तक अमेरिका इजराइल का साथ देता रहेगा तो लड़ाई चलती रहेगी। और ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स की एक मजबूरी भी हो गई है कि इजराइल का साथ अब दे, चाहे इजराइल किसी भी हद तक अब चला जाए। अब देखिए ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब पिछले साल गाज़ा में लड़ाई हुई तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किए थे इसके खिलाफ, और कई यहूदी भी थे जिन्होंने कहा कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। तो और वहाँ के जौन से अरब अमेरिकन हैं वो भी बहुत खिलाफ हैं इसके। तो इसलिए जनता बेशक कुछ और एक बात चाहे, पर वहाँ के जौन से राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो तो दूसरी तरह उनका बर्ताव होगा। इस सब में लेबनान कहाँ फंस गया? क्योंकि मैं देखता हूँ कि लेबनान एक ऐसा देश है जहाँ पर शिया भी हैं और वहाँ पर सुन्नी भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो वहाँ एक व्यवस्था है कि प्राइम मिनिस्टर तो सुन्नी होगा और स्पीकर पार्लियामेंट शिया होगा और उसके अलावा प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा। और उसमें जो खासकर शिया हैं वो ये महसूस करते हैं कि उनके साथ इस व्यवस्था में भी नाइंसाफ़ी हो गई। और हिजबुल्लाह मोटे तौर पर क्या शियाओं का ही संगठन है। एक पैक्ट वहाँ भी है कि लेबनान को आप जैसे चाहे वैसे चलाइए,
लेकिन हिजबुल्ला को मत छेड़िए, हिजबुल्ला अपने हिसाब से फंक्शन करे। काफ़ी ताकतवर है हिजबुल्ला मतलब मेन लेबनान के आर्मी से भी ज़्यादा ताकतवर वो संगठन हो गया है। फिर तो क्या लेबनान के साथ भी वही स्थिति होगी अमेरिका वाली, और हिजबुल्ला इसराइल जैसा हो गया कि वो भी इसके कंट्रोल से बाहर है? हिजबुल्लाह बहुत उनका प्रभुत्व है उधर, काफ़ी असर है उनका लेबनान में। पर जैसे आपने देखा होगा, जब नसरुल्लाह को मारा गया तो कई तत्वों में जश्न मनाया गया जो कि नॉन शिया थे, क्योंकि हसन नसरुल्लाह तो थोड़ा सा गड़बड़ तो कर ही रहा था, और लेबनान की अस्थिरता काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह के वजह से है। सो लेबनान देखिए कई बारी लड़ाई हुई है। पिछली बार 2006 में हुआ था, बिल्कुल, उससे पहले 1982 में हुआ था, 82 था, 1978 58-59 के आसपास भी इजराइल होता रहा है। क्योंकि लेबनान जो है बिल्कुल सटा हुआ देश है इसराइल के साथ, और एक वो जोन भी बनाया था 2006 के बफर जोन बना दिया कि लेबनान से मिसाइल आए तो इजराइल पे ना गिरे, दूर रखो इन्हें। पर ये अस्थिरता तो चल रही है ना वहाँ, और उत्तरी इसराइल में भी वहाँ के निवासी जो से उनको अपने घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है, कहीं और शरण लिया है। हाँ, तो उसमें पिस तो बेसिकली यही लोग रहे हैं भाई, नॉर्थ इसराइल में रहने वाले पिस रहे हैं, और या फिर जो दक्षिणी लेबनान में लोग रह रहे हैं। लेबनान छोटा सा मुल्क है, बॉर्डर के पास है, हाँ, एक तरफ समंदर है पूरा, इधर इजराइल है, तो परेशानी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब ईरान ने रॉकेट दाग ही दिए हैं, और अब जब उन्होंने सारी आशंकाएं संशयों को परे करके कह ही दिया है कि ये तो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक है, अभी तो हम और भी करेंगे क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे थे। वहाँ के राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि जब हसन नसरुल्लाह के साथ हुआ और उसके पहले भी अमेरिका इजराइल करता रहा, तो अमेरिका या यूएन ने हमको ये आश्वासन दिया था कि अब कुछ नहीं होगा, तो आप कुछ मत कीजिए। लेकिन इजराइल तो रुक ही नहीं रहा। तो क्या ईरान को बेवकूफ़ बनाया गया दुनिया की पंचायत की तरफ से, या ईरान दरअसल उतना कमज़ोर है वाकई कि वो सीधा हमला वैसे भी नहीं कर सकता, पढ़ भी नहीं रहा था? इसलिए मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू ने एक अच्छा मौका उसको देखा कि अमेरिका उनका विरोध नहीं कर सकता, और ये मौका है कि सब ख़त्म कर दें, क्या लेबनान में हिजबुल्लाह को या हमास को या ईरान को भी प्रत्यक्ष रूप से वो उनको हमला कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक अपना टीवी पर एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसने कहा कि आप ईरान में तख्ता पलट करिए, जनता को अपील की, क्योंकि नेतन्याहू की अंदरूनी दिक्कतें भी हैं। लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसका कोई जुडिशल प्रोसेस चल रहा है, वो उसको लपेट लेगा। अब वो समझता है कि लड़ाई करके सेना की प्रतिष्ठा कुछ बढ़ गई है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी कुछ बढ़ गई है, क्योंकि 7 अक्टूबर पिछले साल में जो हुआ था उससे काफ़ी उसको धक्का लगा था। तो समझते हैं कि अब ठीक है, हम थोड़ा स्टेबल हो गए हैं। पर इसमें लड़ाई जौन सी है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, पर कोई आसार अच्छे नहीं हैं। एक तो यही समझ नहीं आता, और बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये तो ठीक है कि नेतन्याहू की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए ये ठीक है कि लड़ाई होती रहे, क्योंकि वो बहुत किसी तरह से शासन कर पा रहे थे, कभी गठबंधन कर लिया, कभी आशिया पर पहुंच गए, और एक्सट्रीम राइट है बिल्कुल, कभी सड़क पर उनके खिलाफ लोग आ गए। इनफैक्ट वहाँ एक ऐसा फैक्शन भी है जो उनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम है, वो कह रहा है कि आप तो ज़्यादा आराम से काम कर रहे हो, थोड़ा तेज़ करना चाहिए। लेकिन मैं ORF के एक प्रोफेसर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमला हुआ जब पार्टी हो रही थी इजराइल में और उस पर ऊपर से लोग आए, हमास ने हमला किया, बहुत दुखद था वो, बहुत गलत था वो, जो भी था, लेकिन वो अचानक हुआ। तो उस वक्त तो इजराइल चौंका और उसने हमला किया। लेकिन ये जो हुआ उसके बाद, चाहे वो
इधर हिजबुल्ला पर करना हो, चाहे हूतियों पर करना हो, वो पेजर अटैक करने हो, ये उनकी बहुत पहले से प्लानिंग थी। वो जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा और हमें इनको एलिमिनेट करना है। उनके पास तो लिस्ट है कि इनको तो ख़त्म करना ही है। तो अब ये जो हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है उस हमले से, वो बहुत पीछे छूट गया है। देखिए, वो हमला जब हुआ 1200 लोग 100 अभी भी बंधक है उसमें से, हैं, बंधक वो वापस भी नहीं आए, वापस भी नहीं आए। बहुत सारे बात ही नहीं हो रही है, वो तो भूल गए उनको। पर उसके बाद इजराइल ने 40-45 हज़ार लोगों का हत्या किया, जिसमें से अधिकांश औरतें और बच्चे थे। ये क्या मतलब हुआ? ये जौन सा पेजर अटैक हुआ और वॉकी टॉकी का हुआ, ये आतंकवाद नहीं है? अगर ऐसी घटना किसी और मुल्क में होती, यूरोप में या अमेरिका में, तो कहते देखो आतंकवाद है। पर इजराइल को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इजराइल भी कुछ ज़्यादती कर रहा है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में इजराइल की नैतिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। हाँ, टैक्टिकली अभी जीत गए हैं, जीत रहा, पर लड़ाई का अंत में कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो इजराइल का लक्ष्य तो यही होना चाहिए ना कि हम सुख शांति से अपना जिएं। क्या वो जी पाएंगे? इतने लोगों को मारा है, इतने मुल्कों को तबाह किया है, तो वहाँ के जौन से रहने वाले बचे हैं, क्या वो भूलेंगे? वो तो बदला लेने में लगे रहेंगे ना। बिल्कुल। गजा की स्थिति तो फिर ऐसे ही तो हुई है। हाँ, वो कैसे अब चुप रहेंगे? वो जो नहीं उठा रहे थे वो भी बंदूक उठाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी फिर तो इसी तरह तो आतंकवाद बढ़ता है ना। यूएन फेल है सर, अभी तक तो फेल ही है। क्योंकि पास कब हुआ है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इतना लंबा वक्त हुआ, यूक्रेन हमने सामने देखा अपने होते हुए, उसके पहले भी रशिया का एग्रेशन हमने देखा, सही गलत जो भी हो। अब हम ये होते देख रहे हैं, जो गजा वाला हुआ, और अब ये नया हो रहा है। यूएन सिर्फ बयान दे पा रहा है। क्या ऐसी स्थिति में जैसे उसके पहले था, यूएन के पहले जो बना था, मैं क्यों नाम भूल रहा हूँ उसका, लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, तो अब यूएन को भी हम फेल मान लें और ये मान लें कि एक जंगल राज है दुनिया में, वर्ल्ड ऑर्डर वैसे ही तय होंगे कि जो जैसे टैक्टिकल जीत जाए। यूएन 1945 में स्थापित हुआ था और वहाँ के जो से स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो थे जो कि जीते हुए लोग थे। अब उन 5 शक्तियों में आपसी झगड़े इतने, आपसी लड़ाइयाँ हैं, तो कैसे काम करेगा? अमेरिका रूस के खिलाफ है, चीन के खिलाफ है, तो ये तो चलेगा नहीं ना। क्योंकि 1945 की स्थिति, भूगोलिक स्थिति और आज की में बहुत फ़र्क है। आबादी में लोग आगे निकल गए हैं। जिनको हराया था वो देश फिर खड़े हो गए हैं। उनकी मांग हमें भी शामिल तभी तो कह रहे हैं रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, पर कोई मानता नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सत्ता है या पावर है, वो छोड़ना नहीं चाहते। यही तो मुश्किल है। तभी तो हिंदुस्तान कहता है कि हमें भी वहाँ होना चाहिए। पर ठीक है, अपना कहते हैं कि हाँ करेंगे, पर कोई करने वाला नहीं है। हाँ, बयान तो अभी भी आ रहे हैं। अभी चलिए, आज हम बात कर रहे हैं, इन दिनों चली रही जनरल असेंबली, वो चलेगी। उसमें हर जो देश है, हिंदुस्तान का दिल खुश कर देता कह के कि हिंदुस्तान को उसमें शामिल होना चाहिए, और साथ में वो जापान और ब्राज़ील वगैरह का नाम भी ले लेते हैं कि इनको भी शामिल कर लेना चाहिए। हाँ। मगर कोई पुख्ता तौर पर कभी कोई प्रस्ताव आता तो दिखता नहीं है। नहीं। तो ये तो इनके घर की खेती है, जैसे चाहे जोत लो। आपने हिंदुस्तान का नाम लिया और मैं बता रहा था आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है अलग अलग देशों में काम करने का, हिंदुस्तान के लिए आपने सेवा की। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लेबनान भी शामिल है तो हिंदुस्तान, ईरान शामिल है तो हिंदुस्तान, इजराइल डायरेक्ट शामिल हो तो हिंदुस्तान। हम पर कैसे असर पड़ने वाला है? क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ, असर मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार का तो एक स्टैंड है। जैसे आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर है, गांधी ने इजराइल की इस तरह से हुई स्थापना का तो विरोध किया था, और बाद में भारत सरकार ने भी अपनी यही नीति रखी। इनफैक्ट 90 तक भी हम इजराइल से बहुत बात करते नहीं थे, जबकि इजराइल थोड़ा हमसे बात करना चाहता ही था। वो तो चाहेगा भी, जैसे आज अफगानिस्तान में तालिबान चाहता है। 90 के बाद हम थोड़ा सा मुलायम हुए, और 14 के बाद तो हम ऐसे मुलायम हुए कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तरफ
जो हो रहा है फ़िलिस्तीन में, मैं कहूँ गाज़ा में, यहाँ पर दुख मनता है, नसरुल्लाह मरता है तो यहाँ पर नारे लगते हैं। वहीं अगर इजराइल भी हमला कर दे तो भी सोशल मीडिया पर कई बार खुशी मनती दिखती है। तो अब एक अजीब सा डिलेमा है और एक अजीब सी स्थिति है। मेरे जैसे लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो आवाम है वो किस तरफ है और हिंदुस्तान की सरकार का दिल किस तरफ है। कोई भी सरकार हो, उसको राष्ट्रीय हित देखकर ही अपनी नीतियां बनानी पड़ती हैं। और जो महात्मा गांधी ने कहा था वो सही कहा था, पर जब हमारे रिश्ते इज़राइल से इतने घनिष्ठ हो गए हैं, हमें वो कई तरह की सहायता दे रहे हैं, अपना खासकर रक्षा के, फसल में भी, कृषि में भी आता है। फसल में, कृषि में, जब कारगिल हुआ था तो उन्होंने हमें दिया था, तो हमको वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। और हालांकि जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने एक अपने पाबंदी सी लगाई हुई थी कि नहीं, हम इज़राइल से प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, रक्षा मंत्री नहीं जाएंगे वहाँ। वो सब पाबंदियाँ अब निकल गई, हट गई हैं। तो हम समझते हैं कि इज़राइल के साथ रिश्ते हमारे ज़रूरी हैं, पर फिर भी हम फ़िलिस्तीनियों को भूले नहीं हैं। और अभी मेरे ख्याल जब प्रधानमंत्री गए थे न्यूयॉर्क तो मिले थे महमूद अब्बास से, और पैलेस्टाइन में गए भी थे। ये भी ध्यान में रखें कि जब कश्मीर का मसला आया था, वो तरह तरह कभी कभी हुआ है, तो क्या उन्होंने हमें समर्थन दिया था? नहीं। और जहाँ तक कि हमारी अंदरूनी आबादी है, वहाँ यही कहते हैं ना कि मुसलमान ये समझते हैं, पर मुसलमानों को तो अपना उम्मा है भाई। अगर आपको बुरा लगता है कि अगर मुसलमानों की तरफ अत्याचार हो, तो वैसे प्रदर्शन जब हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा है तब वहाँ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मुसलमानों का उम्मा है, एक दूसरे के साथ वो जुड़ के रहते हैं। हिंदुओं का नहीं है, कोई भी आए मार के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यही तो मार रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हमारी ये 125 साल पहले कहा था कि हमारी ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम में से अगर कोई ऊपर उभर के अच्छा काम करता है तो हम उसको नीचे खींचते हैं, पर कोई बाहर से आके विदेशी हमें लात मार दे वो ठीक है। हमें थोड़ा सा अपना सोचना होगा ना कि हम क्या करते हैं। बांग्लादेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहे हैं? हिंदू कहाँ जाएंगे? अब वो सीएए हुआ था, कभी क्यों भी मुसलमानों को, भाई हमारा बंटवारा ही हुआ धर्म के आधार पर। यहाँ देखिए मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ गई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान में कम हुई जा रही है। कहाँ गए हैं सारे लोग? हिंदुस्तानी तो आए हैं या मुसलमान बन गए हैं। सो ये थोड़ी हकीकतें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस मामले में अगर देखें तो अभी अभी ईरान से जो बयान आया है, जो सर्वोच्च सुप्रीम लीडर का बयान था, वो भी कश्मीर को विवादित मान रहे हैं। हाँ, तो हमने तो कहा ना कि आप अपना घर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। जबकि ईरान की दुखती रग पर हम अक्सर हाथ नहीं रखते। उनके तो चाबहार पोर्ट की भी रख रखाव का जिम्मा संभाल रहे थे हम लोग। हम चाहते हैं एक मार्ग बन जाए भाई, ठीक से ट्रेड हो जाए। इनफैक्ट ट्रंप ने जब बैन लगाए तो भी हमने ईरान से जितने दिन तक हो सका उतने तक तेल खरीदा ही खरीदा। अब बंद कर दिया है। अब बंद करना पड़ा। क्या करें, दबाव है। इससे भी थोड़ा ईरान नाखुश है भारत से। बिल्कुल नाखुश है। लेकिन ईरान को ये भी देखना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी संख्या शियाओं की हिंदुस्तान में भी रहती है जो उनकी तरफ देखती है। उन पर तो असर है उनका, वो तो उनकी एक लॉबी है। वो तो थोड़ा सा दखल अंदाज करते हैं यहाँ, कोशिश मतलब चाहते हैं ऐसा। हाँ,
दखलंदाजी कर लें, हाँ कर लें, लेकिन वो संभव तो उस तरह होती नहीं। क्या करें। अच्छा, मैं एक बार इजराइल पे लौटता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जितने शत्रुओं की लिस्ट उसने बनाई है और जिन पर वो हमला कर रहा है, क्या सच में ऐसा कभी संभव है, आपको लगता है कि इन सब का समूल नाश कर पाएगा वो कभी? नहीं। फिर कुछ तो सोचते होंगे ये लोग, क्या किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश है ये, कि इतना नुकसान तो कर ही देते हैं, फिर एक समझौता होगा और फिर ये मनवा लेंगे, ऐसा कुछ है? समझौता तो हो नहीं रहा है। जब आपने लाखों करोड़ों लोगों को अपने घर से, अपनी ज़मीन से खदेड़ दिया है, बाहर फेंक दिया है, और वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, 70-80 साल हो गए हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, और जो ज़मीन उनके पास है उसको भी ले रहे हैं, तो क्या वो भूलेंगे? मतलब देखिए, लड़ाई जो होती है उसका अंजाम होना चाहिए कि कोई फिर समझौता हो। वही, अगर आप समझते हैं कि लड़ाई ही करते जाएंगे तो बात क्या बनी फिर? वॉर भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। मतलब वॉर ये नहीं कि बात बिगड़ गई लड़ लिए, कुछ तो होगा ना, कहीं पहुंचना है। वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। यस, एक माध्यम है। वॉर कैन नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ। ये अब जैसे मैंने कहा, इजराइल ने चलिए मार दिया, इसको मारा, उसको मारा, पर उनका लक्ष्य क्या है? अंत में क्या चाहते हैं? अच्छा, तो भारत सरकार का क्या स्टैंड है? किस मैं पूछ रहा था इस पूरी सिचुएशन पर। हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम कहाँ हैं? हाँ, प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू से बातचीत की थी। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लड़ाई फैलनी नहीं चाहिए, उनसे बंदी हैं उनको वापस आना चाहिए, ऐसे वैसे गोल मटोल बातें हम कर रहे हैं। ठीक है। यूक्रेन रूस में भी हम गोल मटोल ही थे। हाँ, वो भी ठीक है। तो सुपर पावर बनने का जो सपना रखते हैं लोग, उनका ये हौसला तो होना चाहिए कि वो स्टैंड लें। स्टैंड जौन सा होता है वो आपके राष्ट्रीय हित के अनुसार होता है। ये हमारा राष्ट्रीय हित है, गोल मटोल बात करना? सबका हित है, चल रहा है, सबका है। तो मतलब अमेरिका नहीं गोल मटोल बात कर रहा। एक तरफ वो कहते हैं कि जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है, पर जो इजराइल कर रहा है वो ठीक है। ये गोल मटोल नहीं है। नहीं, पर वो कहीं तो स्टैंड ले रहा है। कहाँ ले रहा है? जैसे रूस यूक्रेन के मामले में उसने कहा कि रूस एकदम गलत कर रहा है, हम यूक्रेन के एकदम साथ हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि इजराइल गलत तो कर रहा है, लेकिन इजराइल पे हमला किया तो हम उसके साथ हैं। हम ये कह रहे हैं हर जगह कि देखो, एक नैतिक स्टैंड है, ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, पर हम कभी ये नहीं कहते दिखाई दे रहे या उस तरह अंदर नहीं आ रहे कि लाओ हम झगड़ा बंद कराते हैं। मतलब मैं अपने देश को एक ऐसी स्थिति में देखना चाहता हूँ कि केवल जो नैतिक भाषण ना देता हो, कुछ रोल भी प्ले करता हो। अगर वो ये दावा कर रहा है कि हम रोल प्ले करने की स्थिति में आ चुके हैं, जीडीपी, आबादी और यूनाइटेड नेशंस में हमारा वजन होना चाहिए, तो रास्ता फिर क्या है? हम चीन की तरह भी नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। वो तो आपकी ताकत के ऊपर निर्भर है ना, कि कितनी ताकत है आपकी। जैसे मैंने किताब में भी लिखा है, मोरालिटी इज द विनियर, जो कि आपके राष्ट्रीय हित को इज द विनियर दैट गिव्स लेजिटिमेसी टू आर्बिट्रेरीनेस। आप जो भी करना चाहें, पर जो आपके आर्ग्यूमेंट होंगे वो तो मॉरल होंगे। सब मुल्कों के ऐसे हैं, होता ही है। पर असलियत तो ये है ना कि जितनी आपकी शक्ति है उस पर ही आप आत्मविश्वास रख सकते हैं। आपको सशक्त होना चाहिए, आपको मजबूत करना चाहिए। इसलिए जो हम चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हों, क्या आर्थिक, क्या टेक्नोलॉजी में, क्या सेना में, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक कमज़ोर मुल्क नहीं, एक मजबूत और सशक्त मुल्क होना मतलब चाहिए। अगर मेरे से हिंदुस्तानी चाहते हैं कि भारत एक साफ सुथरा स्टैंड लेकर किसी के पीछे खड़ा होना है, तो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि पहले उतनी ताकत होनी चाहिए, इकट्ठा कर लो, फिर करो। हाँ। अभी करेंगे बिना तो नुकसान ताकत के होगा। आपको कोई नहीं पूछेगा नहीं, आपके समर्थन को कोई नहीं पूछता। हाँ, कोई नहीं पूछेगा। ना समर्थन ना विरोध का ही नहीं है आप। अब जब नेहरू जी के टाइम से
गुट निरपेक्षता थी, ठीक है, बड़े बड़े भाषण देते थे, दुनिया में हम ऐसे मंडराते थे, बहुत अच्छा है, मतलब कोई ख़ास नहीं ना हुआ। थोड़ा सा आपको जैसे नैतिक समर्थन मिलता था एशिया अफ्रीका के मुल्कों से, और अच्छी बात है। गुट निरपेक्ष तो हम आज भी हैं सर, आज भी है गुट निरपेक्ष। उस पॉलिसी को हम गाली तो देते हैं, हाँ, कई लोग, आज आप उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। उसका नाम बदल लिया, पॉलिसी तो भी वही है हमारी। इसका मतलब है कि जो भी आप निर्णय लेते हैं विदेश नीति में, वो आप अपने हित में लेते हैं, दबाव मुक्त। हाँ, दबाव तो होते ही हैं, पर फिर भी आपको जब निर्णय लेना होता है तो ये सब दबाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। जैसे आपने कहा ईरान, तो अगर आप उनसे अमेरिका का दबाव है, तो आपकी जौन सी कंपनियां हैं वो कैसे बिजनेस करेंगी, क्योंकि उनके हित अमेरिका के साथ भी हैं। आप कंपनी को कह दिए चलिए आप उसे ट्रेडिंग करिए, और वो कहता भाई मेरा तो इतने करोड़ों का बिजनेस अमेरिका के साथ, वो के चला जाएगा, तो क्या करेगा। दबाव तो है। अच्छा, ईरान इजराइल अब आमने सामने अगर आने ही है तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कौन जीतेगा, किसमें सैन्य ताकत ज़्यादा है। भारत का भी एस्टिमेट तो लगाता ही होगा ना, आप उस सर्कल का हिस्सा रहे हैं जो एस्टिमेट लगाते ही होंगे कुछ ना कुछ बैलेंस। देखिए, कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, डायरेक्ट लड़ाई होगी नहीं होगी। इजराइल अमेरिका के बिना कुछ ख़ास नहीं कर सकता। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, एरिया बहुत है, पॉपुलेशन है, थोड़ा सेल्फ रिलायंट है, और रूस भी उसके पीछे, रूस उसके पीछे है, तो असद भी आ सकता है साथ। एक बात याद रखिए, ईरान को कभी कॉलोनाइज नहीं किया था, और कितने सालों से अब सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के खिलाफ, चला रहा है काम। आप कभी गए हैं ईरान? कभी नहीं सर। हाँ, मैं कई बार गया हूँ। उधर आप जाइए, आपको लगता है कि ये कोई सभ्यता है, अब तो हमारे आत्मविश्वास है। बहुत सारे ट्रैवलर जाते हैं, हाँ, बहुत मन होता है देखने का। हाँ, तो जैसे हम हिंदुस्तान का भी है, भाई कोई सभ्यता है, कोई आत्मविश्वास है। अगर ये आप खो जाएंगे तो कुछ नहीं है। आप किसी का चट्टू बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे, पर अगर आत्मविश्वास है, सबसे पहली बात है आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। सब मुल्कों में, केवल ईरान नहीं, हिंदुस्तान, भारत में कोई भी मुल्क। अब अमेरिका अपने आप को क्या समझता है? इंडिस्पेंसिबल नेशन, हम नंबर 1 हैं। चीन कहता है हम मिडिल किंगडम है। तो भारत को भी सोचना चाहिए हम क्या हैं भाई, बड़े मुल्क हैं, थे और आगे भी होंगे। तो ये आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है सही आगे बढ़ने के लिए। अब खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल के जो टैंक हैं वो लेबनान में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोग इसे खारिज भी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो कह रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि आप ज़रा एंट्री लो और ज़मीन की लड़ाई लड़ो हमसे, फिर हम देखते हैं। तो जो सवाल मेरा इजराइल ईरान के मामले में था वो इसमें भी है कि क्या इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह आमने सामने होंगे। 2006 में क्या हुआ था? इजराइल नहीं जीत पाया, वापस आए, फिर वापस आए। अब 7 अक्टूबर पिछले साल में उनकी थोड़ी कमज़ोरियां दिख गई, उनको पता ही नहीं चला कि ऐसे हो रहा है। तो उनकी कई तो ताकतें हैं, पर कई कमज़ोरियां भी तो हैं ना। उन चारों तरफ घिरे हुए हैं उनके सारे, उनके अरब मुल्क हैं। अब तो वाकई आपकी किताब जो है ना, जिसमें लिखा है स्ट्रेटजिक कनेंड्रम्स, वो भी एक कनेंड्रम हो गया है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका अंत कहाँ है। मतलब हमें पता था रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो रूस ये चाहता है यूक्रेन के कब्जे में आ जाए और बात ख़त्म हो जाएगी। और हमें, भले वो हुआ नहीं, पर हमें लगता था कि रूस ऐसा कर रहा है, ऐसा ही करना है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि इजराइल किस हद तक आगे बढ़ना चाहता है, उसके टिक कहाँ लगेंगे। वो गज़ा इधर समेटना चाह रहा है, वो लेबनान में घुस के लेबनान को इधर। इजराइल ने अभी तक नहीं बताया कि हमारे जौन से बॉर्डर हैं कहाँ हैं। करना क्या है, करना है क्या? हाँ, मतलब क्या आपको दे दें कि आप शांत होंगे? अच्छा, अब ये बता दो, कम से कम ऐसी कोई मांग ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सारा जौन सा इलाका है उनका हो। अब नेतन्याहू जब न्यूयॉर्क गए थे अभी
यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने एक अपना नक्शा दिखाया था हाँ जिसमें सारे जो से पड़ोसी मुल्क हैं वो इसराइल के हैं। ये क्या मतलब हुआ? क्या इसराइल ऐसी उनकी अगर भावनाएं हैं तो वे सुख शांति में रह सकते हैं? सर, ये नेतन्याहू का विज़न है या ये वाकई इजराइल की पूरी लीडरशिप यही सोचती है, उनकी इंटरनल यही समझ है? देखिए, नेतन्याहू थोड़ा राइट विंग तो है, हाँ। उसके और भी राइट विंग लोग हैं, पर कई लोग इजरायली जो से हैं वो समझते हैं कि जो इसराइल कर रहा है ख़तरनाक है, इसराइल के दीर्घकालीन हित में नहीं है। इसराइल की कुछ लोग मानते हैं। हाँ, ज़रूर मानते हैं, पर देखिए सरकार जो है और वो जनता की राय है, वो तो राइट विंग ही है। नहीं, ऐसे तो पुतिन भी ग्रेटर रशिया चाहते हैं और हमारे यहाँ भी कुछ लोग अखंड भारत का नारा लगाते हैं, लेकिन इजराइल कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा मैंने है। लिखा है इसमें अखंड भारत नहीं होने वाला, ना ही होना चाहिए, ना संभव है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? इस सांस्कृतिक रूप से अखंड भारत है। हाँ, अभी भी है। अभी भी है, क्योंकि आप देखिए कि भारत कहाँ था, हिंदू कुश से लेके इरावदी नदी तक था, तो वो एक सांस्कृतिक एकता है। पर अब कितने साल हो गए हैं, नए नए मुल्क आ गए हैं, वैसे ही हमारे अंदरूनी इतने प्रॉब्लम्स हैं, हम क्यों और इतने प्रॉब्लम ले लें? पाकिस्तान की जान से इतने प्रॉब्लम हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं। हमारा बंटवारा क्यों हुआ था? क्योंकि मुसलमान चाह रहे थे कि एक अलग मुल्क हो। अगर आप कितने 30 करोड़ मुसलमान और ले आएंगे, 40 करोड़, तो और मुसीबत पड़ जाएगी और तनाव बढ़ेगा हिंदुस्तान में। तो क्या हमारे हित में है? नहीं। हमारे पास काफ़ी है संभालने के लिए, पर ये जौन सी एकता है, ये जौन सी सांस्कृतिक एकता है, सभ्यता की है, उसको हम भूल नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारे जौन से पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, उसका मूल कारण यही है कि हमारे पड़ोसी जौन से हैं वो, उनकी एक आइडेंटिटी जौन सी है वो कंफ्यूज सी है। एक तरफ तो वो हिंदुस्तान से बहुत मिले जुले हैं, खाना पीना, रहना, रहन सहन, ये वो रीति रिवाज एक जैसे ही हैं, पर जब वो एक स्वतंत्र देश बन गए हैं तो उनको अब दिखाना है कि उनकी आइडेंटिटी एज ए नेशन स्टेट क्या है। तो उसमें पहली बात तो है, दिखाना चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान नहीं हैं। पहला यही है। पहला यही है। पाकिस्तान क्या है जो हिंदुस्तान नहीं है। फिर उससे अगला कदम हो जाता है, हिंदुस्तान नहीं है तो एंटी हिंदू इंडियन हो गए। तीसरा होता है, कोई भी कुछ होता है हिंदुस्तान की गलती है, उन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, तो ये मुश्किलें हो जाती हैं। नहीं, पाकिस्तान का डिलेमा तो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब है ही, क्योंकि जो वहाँ नस्ल हैं अलग अलग, भाई बलूच हैं, कश्मीरी भी कुछ पहुँच ही गए वहाँ, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, भाषाएं भी अलग अलग हैं वहाँ हिंदुस्तान की तरह। मुल्क बना इस्लाम पर। अच्छा, वहाँ शिया भी हैं, सुन्नी भी, और अहमदियों को तो वोट नहीं है। अब आप उसको एक नेशन स्टेट भी बनाना चाहते हो, वहाँ के लोग अपनी भाषाएं और अपनी नस्ल छोड़ने को भी राज़ी नहीं है। कोई क्यों राज़ी होगा भाई? और नहीं तैयार थे, इसलिए तो बांग्लादेश बना, वरना तो इस्लाम के नाम पे वो एक ही रहना चाहिए था। तो वो तो खैर एक बहुत ही टकराती पहचानों का देश बन ही गया है। हिंदुस्तान ने उसे कमाल करके जोड़े रखा, क्योंकि हमारा आग्रह ये था कि हमारा कोई आग्रह ही नहीं है, आप अपनी भाषा बोल लो, आप अपना खाना खा लो, आप अपना पहन भी लो, और इंडियन है तो हम इंडियन भी हैं, एक पहचान ये भी सही। और इंडियन पहचान अपने आप फिर सबके ऊपर धीरे धीरे आ गई, क्योंकि हमने थोपी नहीं। जब आप थोपते नहीं है तो लोग ओढ़ भी लेते कि हाँ यार हम हैं इंडियन, इसमें क्या दो रहा है अब। तो ये तो है ही। मगर अब मैं इस पर लौटता हूँ वापस। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करना मैं इस बीच भूल गया। हम तो ये भूल गए कि यहाँ तो परमाणु युद्ध का खतरा भी है। अब परमाणु युद्ध का खतरा तो यूक्रेन रशिया के साथ भी है। अब आप देखिए,
ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है, हाँ, हैं? चल रहा है प्रोग्राम। रूस के पास तो है, बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम उसके पास है। और आप क्या देख रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं कि रूस की सामरिक शिकस्त हो, स्ट्रेटेजिक डिफीट। ऐसा गोल आप चाह रहे हैं रूस के साथ। हमें बहुत भाषण मिले हैं, आपको याद होगा, कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, उधर क्या हो रहा है? खुद वहीं और ज़ापोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमले हुए हैं, और अभी जौन से हाल ही में कुर्स्क में हुआ था, तो कह रहे थे कि कुर्स्क के जौन से न्यूक्लियर प्लांट में ये तो खुलेआम कर रहे हैं। बिल्कुल। और पुतिन ने अपनी डॉक्ट्रिन भी बदल ली है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। हाँ, बिल्कुल बदल ली है। तो किसी को कहना चाहिए भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो वहाँ है, हिंदुस्तान में नहीं है। मतलब पहली बार दुनिया में अचानक से ऐसा दिखने लगा है कि कोई शांति चाह नहीं रहा, मतलब कोई सीरियसली ले नहीं रहा। अब एक तरह से हम कुछ लापरवाह हो गए हैं क्या? क्योंकि पिछले 70-80 साल में हमने विश्व युद्ध नहीं देखा। विश्व युद्ध ना देखा हो, पर बाकी दुनिया भर में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, होती रहती, कितने युद्ध हुए हैं, चली रही हैं, कितनी मारपीट हुई है, कितने कत्लेआम हुआ है। ये तो दुर्भाग्यवश यही हकीकत है दुनिया की। कोई अंत देखते हैं आप होता हुआ? हाँ, किसी तरफ से कोई समझौते की कोई उम्मीद दिखती हो? क्या उम्मीद दिखती है, सब यही चाहते हैं कि हम जीत के रहें, हम नंबर 1 रहें। तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। लड़ाइयाँ तो अपने में बड़ा बिजनेस भी है, अमेरिका के लिए खास करके। वैसे भी कोई क्यों बंद करना चाहेगा? नहीं बंद, तो चाहते हैं जहाँ नहीं हो रही वहाँ हो जाए। हाँ, बहुत बिजनेस है। बस इस तरह हो कि परमाणु युद्ध तक ना पहुँच जाए, बस उसके इधर उधर होती रहे। हाँ, यही डर एक है, क्योंकि परमाणु युद्ध अगर हुआ तो सारी दुनिया उड़ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तब बिजनेस करने कोई बचेगा नहीं। पहले जब शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर, तो अमेरिका और रूस के बीच में कुछ बातचीत तो चलती थी। अब बातचीत ही नहीं है। अब तो सबको सैंक्शन किया हुआ है। सही में बैक चैनल में कोई बातचीत नहीं होती है। बैक चैनल भी कोई बातचीत नहीं है। थोड़ी बहुत हो रही होगी, पर खास नहीं है। अब आपने रूस को बिल्कुल एक नया आयरन कर्टन बना दिया है यूरोप में। ये क्या मतलब हुआ? पहले आपने कहा कि सोवियत संघ ने आयरन कर्टन बनाया था, अब पश्चिम ने बना दिया है, बनाया। अब उनका सब कुछ कैंसिल कर रहे हैं। उनके जौन से खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते, वो उनके जौन से म्यूज़िक है, कल्चर है, वो सब आपने बहिष्कार कर दिया है। क्या मतलब हुआ? ईरान की सेना आतंकी संगठन घोषित कर रखी है थे। हाँ, फिर इतना ज़्यादा, तो इतना ये अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि अच्छा, सारी जौन सी आपकी आर्म्स कंट्रोल की जौन सी ट्रीटीज़ थी वो खारिज हो गई हैं। कोई मतलब इसमें कोई पाबंदियां हैं ही नहीं, और एक दूसरे को गाली गलौच हो रहा है। कितनी देर चलेगा ये? अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर हमला करके वो किया है जो नेतन्याहू ने चाहा है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। किसने? ईरान ने। क्योंकि अब एक खुला हाथ मिल गया है इजराइल को, और शायद वो यही चाहता था। देखिए क्या होता है। पर अगर इजराइल समझता है कि ईरान को ख़त्म कर देंगे तो ये गलत फहमी है। अब मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे हम किताबों में अब से 30-40 साल पहले का संघर्ष पढ़ते थे इन लोगों का, कि इनका सीधा युद्ध हो गया, कोई वहाँ कुछ साल फंसा रह गया, कोई कुछ साल वहाँ फंसा रह गया। दुनिया एक बार फिर उसी एरा में एंटर करने वाली है। काफ़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इजराइल अगर लेबनान में घुसा वहाँ फंस जाएगा। ईरान को भी याद है कि वो भी फंसा है इसी तरह से इराक से लड़के। फिर वो उनका जो इतना दिन डेवलप किया, युद्ध की आप बात कर रहे हैं। वियतनाम में क्या हुआ? अमेरिका को जाना पड़ा। अफगानिस्तान में क्या हुआ? जाना पड़ा। इराक में क्या हुआ? निकलना पड़ा। तो ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। हम इजराइल की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, इतना ताकतवर। हाँ, इतना ताकतवर। फिर
वो नहीं हरा पाया इन सब देशों को, तो क्या इजराइल ईरान को हिरा पाएगा? नहीं, खून खराबा होगा। लक्ष्यहीन युद्ध है ये। हाँ, लक्ष्यहीन खून खराबा है। बिल्कुल। हाँ, ये ज़्यादा बुरा है, क्योंकि कम से कम पता होना चाहिए कि हमें ये चाहिए। अच्छा, हूती विद्रोहियों के बारे में मुझे कुछ पूछना था, क्योंकि उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा बताइए। हूती, देखिए यमन बड़ा बड़ा अनगवर्नड इलाका है, वहाँ भी अंदरूनी युद्ध है। ये हूती जौन से हैं ये ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, और सऊदी अरेबिया का भी वहाँ हस्तक्षेप रहा है। इन्होंने ये दिखा दिया है कि जौन से रेड सी है इलाका, उसमें शिपिंग सेफ नहीं है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर वो देखिए, अगर ये रेड सी शिपिंग में बाधा हो जाती है तो सब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारा रूट यूरोप और एशिया का केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ता है। इसलिए ये दिखाता है कि कोई पिछड़ा हुआ गरीब मुल्क या गरीब समुदाय भी कैसे दुनिया के को ऐसे हॉस्टेज कर सकता है, कि केवल आप अमेरिका या रूस या चीन, बड़े बड़े मुल्क केवल ये ही नहीं पावरफुल हैं, ये छोटे छोटे जौन से मुल्क हैं, ये कैसे कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं कि इजराइल ईरान, अच्छा ईरान अगर ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज को रोक दे, बंद कर दे, तो क्या होगा? खाड़ी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाएगी, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पर असर पड़ेगा। बिना जंग छेड़े हिला सकता है। बिना जंग छेड़े हो जाएगा। हमारे जौन से 90 लाख लोग हैं, उनका क्या होगा? इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर पड़ेगा, इतना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। बिल्कुल। इसलिए सब्र के साथ बातचीत होनी चाहिए, लड़ाई रोकनी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि भाई आगे लड़ाई बढ़ानी नहीं चाहिए। जो उन्होंने कहा था पुतिन को, ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध, दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, नॉट अ टाइम फॉर वॉर। ये जौन सा है इधर भी अप्लाई करता है, वेस्ट एशिया में, यूक्रेन को भी अप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ भी तो क्या करें कि और हमें हथियार दो और बढ़ दो, कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहा। अब वो कह रहे हैं अच्छा बातचीत करेंगे, स्विट्ज़रलैंड में एक बैठक बुलाई गई, रूस को तो बुलाया नहीं, और आप कह रहे हैं कि बात हो रही है। क्या मतलब हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से ये तो समझ में आया होगा कम से कम कि ये जो कुछ अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो एक लक्ष्यहीन युद्ध है, एक ऐसा खून खराबा जिससे किसी को क्या हासिल होगा वो शायद उन्हें ही नहीं पता, जिनके खुद के हाथ में चाकू हैं और जो खून खराबा कर रहे हैं। एटलीस्ट जंग होती है तो सामने कोई उद्देश्य होता है। अभी ये जानना ही मुश्किल हो गया है कि इनमें किसका क्या उद्देश्य है और कौन सही है कौन गलत है, वो तो काफ़ी दूर की बात है। वो विश्लेषण तो खैर इतिहास बहुत बाद में करता है। फ़िलहाल ज़रूरी है कि जंग रुकनी चाहिए। हमारा उद्देश्य था कि इसके कुछ पहलू हैं जंग के, तो वो कुछ समझ में आए। बाकी तो कई महीनों से चल रहा है और अभी लग नहीं रहा कि हाल में रुकेगा। अगर और कोई अपडेट होगा, कोई और उलझन होगी, पहेली होगी, और अगर आपका भी आग्रह रहा तो ज़रूर हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। गुरुवार को फिर हाजिर होंगे।